आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी वेबिनार सीरीज में। लॉकडाउन के दौरान हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू करी थी और इसमें अभी कुछ 3 जून से लेकर के आज तक का एक गैप रहा छोटा-सा। इसके लिए हम लोग कुछ अपडेशन में लगे थे और वो अपडेशन पूरी हो गई हैं और हम लोग अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें देते रहेंगे। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में आप सब लोगों को बता दूं, जो लोग नए हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का फाउंडेशन भी किया है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे काम किए और मुझे सौभाग्य मिला है कि अब मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को आगे बढ़ाऊं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब मैंने 8:30 बजे लिंक ओपन किया 3 तारीख के बाद, तो हमारे पास 4 या 5 पार्टिसिपेंट उस समय भी थे और अब तो हमारे पास 72 से ज़्यादा हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ग्रोथ कर रही है आप सब लोगों की कृपा से। और हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो नए हैं, मैं आप लोगों को आज उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के सिंह और डॉक्टर श्वेता जायसवाल। तो डॉक्टर आर के सिंह सर बहुत संक्षेप में अपना बस इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सब लोगों को पता लग पाए कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के आप मेंबर हो चुके हैं, प्राइमरी मेंबर। मैं लखनऊ में हूँ और आर्गेनम से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर सीपी गोयल सर जो हमारे टीचर रहे हैं, तक के भी उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया है। यहाँ हम लोग इनफर्टिलिटी पे थोड़ा काम कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी पे एक्सक्लूसिवली में सबके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक और मेंबर है हमारी डॉक्टर श्वेता जायसवाल, जो हमारी प्राइमरी मेंबर बन चुकी हैं। तो डॉक्टर श्वेता जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक सर जी। मैं डॉक्टर श्वेता जायसवाल, मैं पूना से हूँ और सर आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि चटर्जी सर है और मैं खामगांव से, मैंने मेरा बीएचएमएस और एमडी मैंने खामगांव से किया है और सर काफी नजदीक से हमको जानते हैं, हम मिले हैं सर से, बहुत बार मिले हैं। सर बहुत खुशी हो रही है सर को यहाँ पे और एक बार देख के। थैंक यू सर। हम सब लोगों को दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को भी बहुत खुशी हो रही है कि आप दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्राइमरी मेंबर बन चुकी हैं। और ये तो और भी अच्छा हो गया कि आज ही के लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, वो भी हाँ जी। सर के सामने। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ डॉक्टर एनसी चटर्जी सर से। हालांकि इनका इंट्रोडक्शन देना मुझे बहुत छोटा महसूस करता है और सर को सभी लोग जानते हैं। ऐसे प्रोफेसर हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट हैं डॉक्टर बीके सरकार के, जिनकी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर हमारी बुक्स पढ़ने वालों के कोई डायरेक्ट स्टूडेंट या वो डायरेक्ट खुद मिल जाए तो हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है। 48 ईयर का एक्सपीरियंस है सर का टीचिंग और प्रैक्टिस में। सर पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारी वेबिनार सीरीज में। आज की वेबिनार सीरीज हमारी एफोरिज्म नंबर 3 पर रहेगी और सर से मैंने सिर्फ 2 दिन पहले रिक्वेस्ट करी थी और सर ने कहा था कि मैं एफोरिज्म 3 को थोड़ी देर में नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कहा सर आप जितना टाइम लेंगे हम बस सीखेंगे। तो सर ने ये 3 दिन का टाइम लिया है। 3 दिन सेम टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे और सर सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस करते हैं। और अभी भी 8:30 बजे सर की क्लास खत्म हुई है। उसके बाद बिना डिनर लिए या शायद थोड़ा सा पानी या चाय पी होगी, उसके बाद आज हमारे साथ हैं। तो सर इसके लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतना सब पढ़ाने में आज भी इंटरेस्ट रखते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही बनाइए ताकि हम लोग भी ऐसे ही कुछ स्प्रेड करते रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका। जी प्लीज सर। So thank you, thanks to all of you. तो मुझे ऑर्गन कोई इतना अच्छा नहीं आता। ऑर्गन मैंने जिनसे पढ़ा है उनको आता था। ही इज नो मोर हियर। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको मौका होता आप उनके पास पढ़ते उनसे तो और भी बढ़िया होता। लेकिन इट इज ए मैटर ऑफ टाइम जी कि आपके टाइम उनके टाइम में अंतर
बहुत रहा, तो इसलिए नहीं हो सका। तो आई ट्राई टू ब्रिज अप, सर। मैं ब्रिज करना चाहूँगा। जी, थैंक यू सर। तो मैं अपना स्लाइड्स मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। जी सर। इसमें आ गया जी होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। सर एक एक मिनट में अभी करता हूँ। सर प्लीज आप दोबारा करिए एक बार। दोबारा मैं कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? सर अभी नहीं आई। अभी आई नहीं? नहीं सर। अभी आ रहे हैं सब? जी सर आ गई। थैंक यू वेरी मच। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन एफोरिज्म 3। एफोरिज्म 3 हमने सभी ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है एफोरिज्म 3। लेकिन मैं कहूँगा ये कि सारे अर्गनन पढ़ने का स्टाइल अलग और एफोरिज्म 3 पढ़ने का स्टाइल अलग है। ये समझ लीजिए डिफरेंस कैसे है। जैसे कि आप तुलसीदास के रामायण पढ़ते हैं और वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, दोनों के पढ़ने का स्टाइल अलग है। ये भी इन दोनों में अलग अलग है। एफोरिज्म 1 2 ओके, 4 5 6 7 पढ़ लीजिए ओके, बट एफोरिज्म 3 हैज स्पेशल, has something special, क्योंकि simply because this aphorism 3 is that around which the whole organon moves, the whole homeopathic practice, homeopathic works and everything. This aphorism 3 begins with if. This if has some extraordinary expression also. Anyway, let us read this aphorism 3 first. If the physician, it should be read like this: if the physician means if the physician understands the aphorism 3, that is why I made it read. If the physician understands the aphorism 3, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ
सर आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर चटर्जी सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर के साथ कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो सर आपको आज बताने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है हमें समझना हर स्टेप को लेकर के। और सर ने अपनी पहली स्लाइड में इफ़ को इतना इंडिकेट कर दिया है कि सब कुछ इसी में ही है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने सारी टर्म एंड कंडीशन इसी इफ़ में लगाई हुई हैं। जब हम एफोरिज्म नंबर 3 को पढ़ते हैं और तो आप सब लोगों को पता है कि जो भी एफोरिज्म डॉक्टर हैनीमैन सर ने लिखे थे उसके हर एक वर्ड की अपने अलग से मीनिंग है। उन्होंने बहुत सोच समझ करके फिलॉसफी को लिखा, इतने सारे एडिशंस में चेंजेस करें, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखा। जैसे अभी सर आपको इफ़ के बारे में बताएंगे, जितना मुझे पता है इफ़ के बारे में, वो एक टर्म एंड कंडीशन है। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स का मतलब है कि अगर फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पाया तो आगे के स्टेप पूरे होंगे। तो जो इफ़ है वही अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स में बड़े-बड़े लेक्चरर्स के साथ भी ऐसा ही सुना है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। लेकिन एक्चुअल में ऑर्गन में जो पूरी लाइन है वो है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। तो उसमें भी द का अपना एक अलग मतलब है। तो एफोरिज्म के साथ-साथ हमें ऑर्गन को पढ़ने का तरीका ज़रूर आना चाहिए। ऐसे लोग जो ऑर्गन के मास्टर रहे हैं, अगर हमें बहुत वो लोग मिल जाएँ और डायरेक्ट हमें उनसे पढ़ने के लिए मिल जाए तो शायद हो सकता है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कुछ अलग बदलाव आ जाएँ। अभी मेरे से चैट में डॉक्टर देवेश एम देसाई हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर दीपक, वी क्योर विद ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड हियर वी सी डॉक्टर यूजिंग 2 और 3, कुछ बोलेंगे? सर बिल्कुल बोलेंगे। डॉक्टर देवेश, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो एक टर्म है इंडिविजुअलाइजेशन, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तो आपकी अपनी इच्छा है कि आपको 1 देनी है, 2 देनी है, 10 देनी है, जिसकी जैसी नॉलेज वो देगा। बहुत सारे लोगों को हमने इतना सारा पढ़ा करके मैं बहुत सारे लोगों को आज तक भी फोर्स नहीं कर पाया कि आप सिंगल ही दो। बहुत सारे लोगों को ये फोर्स नहीं कर पाया कि आप बायोकेमिक साथ में नहीं दो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं बता पाया कि आप मदर टिंचर मत दो। जिसकी जैसी नॉलेज होगी, आप अपने आप ऑब्जर्वेशन करते चले जाइए। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको अपने आप ही अपनी प्रैक्टिस में रिफाइन होते चले जाओगे। और कभी-कभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिए बिना भी बहुत सारे केस ठीक हो जाते हैं। तो ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन इस डिबेट को मैं इंडिविजुअलाइजेशन वर्ड पे ही खत्म कर देता हूँ कि सबकी अपनी अपनी सोच है। जो जैसा होम्योपैथी पढ़ेगा वो वैसा करेगा।
इसीलिए हमने आज एनसी चटर्जी सर से वो तीसरे एफोरिज्म के बारे में हम लोग 3 दिन का जो वेबिनार कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं आपको मल्टीपल देनी है, क्यों नहीं आपको 2 मेडिसिन देनी है, क्यों नहीं 3 दिन देनी है। लेकिन पूरे हमारे वेबिनार्स में 82 मेंबर्स हैं। हो सकता है इस 82 में से सिर्फ 8 ही लोग समझ पाए, हो सकता है 82 समझ जाएं। बाकी लोग को क्या, बाकी लोग जैसे जैसे सुनेंगे और उनको ऐसा मौका मिलेगा तो हम जरूर वो लोग भी अपने आप को रिफाइन कर पाएंगे। आपने एक और क्वेश्चन पूछा है, इवन द वर्ड्स दैट मूव वाइटल फोर्स कैन क्योर टू। यस, मैंने कहा ना कि अगर हो सकता है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मैंने जब अपना पीसीओएस का लेक्चर लिया होगा तो उसमें आपको एक केस जरूर बताया होगा जिसमें मैंने कहा था कि आपको हमने कोई 6 महीने तक मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ बातें करते चले गए, केस ठीक होता चला गया। ये तो हमारे अपने परसेप्शन पर, वही आज हम लोग सीख रहे हैं सर से, वही सर से सीख रहे हैं कि जो इफ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पाता है कि नहीं। मैं भी बहुत सारे ऐसे केस है जो मिस कर जाता हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैं भी ऐसा था कि मैंने भी 2 या 3 दे करके शुरू की, लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू करे, पढ़ता रहा, क्योंकि हमें अपने कॉलेज की स्थिति पता है कि हम लोग कैसे कैसे कॉलेज से निकले हुए हैं, वहाँ पे कितनी पढ़ाई होती है कितनी नहीं। पुराने लोग फिर भी बहुत अच्छी होम्योपैथी पढ़ते थे। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, बुरा मत मानिएगा, ना तो एलाइड्स पढ़ पाते हैं ना होम्योपैथी पढ़ पाते हैं और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि करें क्या। तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए, आप सब कुछ पढ़िए अपनी स्टडीज़ के दौरान। मैंने पीएम बहुत पढ़ी, मैंने सर्जरी बहुत पढ़ी, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सबको रिफाइन करता चला गया। जी सर। सॉरी, सर को थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि वो जूम पे और भी बहुत सारी क्लास लेते हैं, लेकिन उनके शायद लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई है। कोई बात नहीं। एफोरिज्म 3 मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको बता सकता हूँ। एक और, हाँ डॉक्टर दिवेश, हाँ तो हम क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं आपका कि माय टीचर क्योर्ड 1 ऑफ कैंसर जस्ट विद लिसनिंग विद एसएल। बिल्कुल ठीक बात है सर। कभी कभी मैंने आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल एसएल भी नहीं देते, उसको वैसे भी ठीक कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक कॉमन सर का दर्द या कॉमन फीवर भी ठीक नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। हम लोग बहुत सारी ऐसी मेडिसिन निकालते हैं, जैसे मैंने जब आपको पढ़ाता हूँ और जब मैंने बीच में आपको बताया तो कुछ ऐसे केसेस रहे जिनको हमें 3 साल भी लग गए ठीक करने में, क्योंकि हम लोग ये पहचान ही नहीं पाए कि एक्चुअली हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें परसीव क्या करना है। वो तो बस जब हमारा माइंड ओपन होगा, परसीविंग होगी, तो केस अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक इंडिविजुअलाइजेशन है। दूसरा एक क्वेश्चन है नोनीता अरोड़ा का, लाइकोपोडियम के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ। हाँ, ये मेरी गलती रही कि आपको और थोड़ी सी चीज़ें बतानी रह गया, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी शायद, वो 1 डेढ़ घंटे में पूरा नहीं हो पाया। दोबारा कभी मौका मिलेगा तो लाइकोपोडियम के बारे में और बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन क्योंकि इतने सारे स्पीकर्स हमारे पास में हैं कि मेरा भी नंबर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइकोपोडियम के बारे में बताऊं। तो डॉक्टर नोमिता अरोड़ा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे मेरा लाइकोपोडियम का ऑलरेडी लेक्चर है। कुछ कोई और इसके अलावा कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ चैट में भेजें। मैं जितना भी हो सकता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आप में से कोई ऐसा है जो कोविड-19 के केसेस को ट्रीट कर रहा हो होम्योपैथी से, तो चैट में ज़रूर बताएं किसी का कोई एक्सपीरियंस हो। वरना जो हमारे एक्सपीरियंस हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑलरेडी 17 केसेस हैं जो रनिंग में हैं, हमारे कोविड पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कोविड पॉजिटिव का जो डर है वो लोगों के मन में इतना ज़्यादा हो गया है, और होम्योपैथी से बढ़िया इस चीज़ के लिए कोई है नहीं कि उनका डर भी मिटा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रही है।
जो डर है उसको मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि वो डर के बारे में सुबह सुबह काढ़ा भी पीता है, फिर उसके बाद वो कोई ड्राई फ्रूट्स भी खाएगा, फिर उसके बाद और भी डाइट लेगा, फिर किसी ने उसको कोई विटामिन बताए हुए हैं वो लेगा, किसी ने एंटीबायोटिक बता दी वो भी लेगा। तो इस समय जो कोरोना के एक पॉजिटिव केसेस हैं उनको ठीक करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम सिंपल और सिंगल होम्योपैथी यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को इतना डर होता है कि कहीं डेथ ना हो जाए, तो वो सब कुछ लेने के लिए चल रहा है। पूरे सारे केसेस में से सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जो प्योरली होम्योपैथी में बिल्कुल ठीक हैं। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आने वाले हैं हम लोगों को के बारे में। निकिता, देवादवार, सीपिया और लेकेसिस। सीपिया और लेकेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो दोनों ब्रांचेज हैं, मतलब हम जब पीसीओडी पे स्टडी कर रहे थे, जब मैंने फीमेल्स की स्टडी के बारे में आपको बताया था, तो वो एपिस से शुरू होती है और नेट्रम्यूर के बारे में ज़्यादा जब डाइवर्जन होता है तो एक तरफ सीपिया एक तरफ पल्स, सीपिया की क्रोनिक लेकेसिस, पल्स की क्रोनिक सिलिशिया, ऐसे डाइवर्जन होता है नेट्रम्यूर से। सीपिया अपने आप में एक बहुत बढ़िया लेडी है, बस गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इंडिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी शायद मुझे लगता है कि इससे अच्छी लेडी आपको एज ए पेशेंट नहीं मिलेगी, जो कि आपको सबसे ज़्यादा रेफरेंस देने वाले भी सीपीआई है। सेम ऐसी लेकेसिस बहुत अच्छे बिजनेस कंसेप्ट्स के साथ होती हैं, और बिजनेस कंसेप्ट के साथ साथ ये एक ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों को काम कैसे करना है। आपने कहावत सुनी होगी सब लोगों ने कि ग्राहक ही हमें दुकानदारी सिखाता है, तो फॉस्फोरस और लेकेसिस ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हमें उनको सुनना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए उन लोगों की बातों में, तभी अच्छा लगेगा। Hofreji Irani, please take the webinar on different reportorial approach, especially BBCR as it help. सर, मैंने आपको पहले भी बताया था वेबिनार्स में कि हमने 3 रिपोर्टरी के अच्छे प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें से तैयार नहीं हुआ है। हो सकता है अपने अपने वेबिनार्स में बिजी हों, लेकिन उसमें से एक सर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो टेक्निकली बहुत वीक हैं और उनके पास कोई जूम की एबिलिटी भी नहीं है। अगर मैं कैसे भी कर पाया, उनके पास भी जाकर के मैं शो करा पाया, तो मैं जरूर कराने की कोशिश करूंगा। हम लोग ऑलरेडी रिपोर्टरी पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। बीवीसीआर तो खुद ऐसी रिपोर्टरी है जिसमें मुझे लगता है कि आप ऑलमोस्ट 80-90% केसेस को वैसे ही सॉल्व कर दो, बिना किसी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्टिंग के जाए बिना। तो बीवीसीआर के एक्चुअली जो एक्यूट्स हैं वो आपकी क्रॉनिक मेडिसिन के रूप में भी काम करती हैं। हम जरूर आपके लिए रिपोर्टरी पर कोई ना कोई लेक्चर जरूर लेके आएंगे सर, जो भी लाएंगे अच्छा ही लाएंगे बस। डॉक्टर एनसी चटर्जी सर। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप भी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छी वॉइस है सर, आपके वॉइस के लिए सब लोग तरस रहे हैं जी। हम लोग इफ पे थे। चलिए जी ठीक है। सो अभी मुझे पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। अच्छा सर, बहुत अच्छे। इसमें कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हमने टैप कर दिया था वीडियो को, तो अच्छा, ये बार बार आता जाता रहा। ये वीडियो बन गया था उस टाइम। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। अरे सर प्लीज। पप्पू, पप्पू, ये फिर फिक्स हो गया। हेलो, हेलो। स्लाइड के मूवमेंट फिर बंद हो गया कैसे? हाँ सर, सिर्फ एक ही स्लाइड आ रही है फिलहाल तो यहाँ।
No. Let us read this aphorism 3. Aphorism 3 reads, if the physician understands the aphorism 3, then only, if he understands it very thoroughly, then only he becomes eligible to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing art. So third aphorism की condition है, if means अगर मैं थर्ड aphorism को अच्छी तरह नहीं समझा, then I am not one who can practice healing art. So we need to understand aphorism 3. Aphorism 3 के every aspect हमें समझना चाहिए. If the physician clearly perceives what is to be cured in disease, that is to say, every individual case of disease, it implies knowledge of disease indication. It means knowledge of disease and knowledge of indication. So, it is the first emphasis, it is the first thing that we understand the disease. And we understand the disease indication. If we clearly perceive what is curative in medicines, that is to say, in each individual medicine, the knowledge of medicinal powers, and if knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly embodied in education. सर डॉक्टर चटर्जी सर, आई थिंक ऑडियो में कुछ दिक्कत है. हेलो. हाथ नहीं है. So, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicine, to what he has discovered to be undoubtedly moderate in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him.
it indicates the choice of remedy, the medicine indicated. As also, in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, this is proper dose. And the proper period for repeating the dose, if finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands. If someone has qualified all this, then only he understands how to treat viciously and rationally. डॉक्टर And he is a true practitioner of the healing आप art. मुझे सुन पा रहे हैं? इसमें डॉक्टर चटर्जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो सर, आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक होकर के आ रही है। मुझे लगता है आपका इंटरनेट आज शायद पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। that if the physician clearly perceives or sensibly means that how much a physician feels अच्छा ना मेरा तो लैपटॉप क्यों नहीं है लैपटॉप क्यों नहीं है अभी क्लियर आ रही है सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप लोग जितने भी हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज मुझे बताएं कि आप लोग सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हो सकता है मेरे इंटरनेट में कोई दिक्कत हो। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है सर के इंटरनेट की तरफ से कोई दिक्कत है।
इतने अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो मुझे प्लीज कोई भी चैट पे पूछ सकता है। कल हम सर के साथ एक टेस्ट ट्रायल पहले ही मैं ले लूंगा, तो हो सकता है ये दिक्कत ना आए। अभी हम सर आपकी आवाज आज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। आपका इंटरनेट मोबाइल से चल रहा है सर या लैपटॉप से? हालांकि मुझे लगता है सर को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सर ऑलरेडी इतने सारे ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं और आई थिंक वहाँ की कुछ इंटरनेट में दिक्कत है। It might be a issue from internet. So क्योंकि सर ऑलरेडी इतने सारे ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो माइक और बाकी सब चीज़ों का सर ध्यान रखते होंगे। नवनीता जी, कोरोना के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे पास। टोटल 17 केसेस हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है। हम लोग उन पर अच्छा सा काम कर रहे हैं, जिसमें से 14 लोग बिल्कुल ठीक हैं। एक ही बंदा ऐसा है जो आईसीयू में पहुंचा है, बाकी सब लोग ठीक हैं, और जो आईसीयू में है वो भी बहुत अच्छा है। सब लोग मेडिसिन ले रहे हैं बहुत अच्छे से। हमारे तकरीबन 12 केसेस ऐसे हैं जो लगभग होम्योपैथी को यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ी चीज़ें कम यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें, जिसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो अपने क्वारंटीन पीरियड से भी बाहर आ चुके हैं और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आए थे। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेडिसिन पे लगे हुए हैं, अलग अलग मेडिसिन जो भी सिम्टम वाइज आ रही है। और सबसे प्यारी मेडिसिन आई डलकामारा, दिल्ली के सीजन को देख करके, बाकी सब चीज़ों को देख करके। जेलसी में बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। स्टेनम मैट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यूप्रम मैट भी अच्छा काम कर रही है। कॉस्टिकम भी अच्छा काम कर रही है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जैसी वो तैयार हो जाएगी हम आप पूरे केसेस शेयर करेंगे। हो सकता है इसी वेबिनार्स में शेयर करें। एक न्यूज़लेटर भी बना रहे हैं, सब आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा सकता और ना ही कभी छुपाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। अभी जो पिछले 10 या 12 दिन छुट्टी रही, वो सिर्फ इसीलिए रही क्योंकि हम लोग अपने कुछ क्लिनिक्स का अपडेशन कर रहे हैं, अपने सिस्टम के अपडेशन कर रहे हैं। परमजीत जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन वी गिव ए मेडिसिन फॉर कफ विद स्पुटम लाइक एंटीमोनियम टार्ट, आफ्टर दिस कफ कन्वर्ट इनटू द ड्राई कफ, देन व्हाट वी डू? सर, सबसे मेन बात है कि जो कफ का मरीज है आपके पास जब आया और जब उसका सिम्टम चेंज हुआ, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा है उस ड्राई कफ से, या अपने आप को वर्स फील कर रहा है। इन्हीं 2 डायरेक्शन पे आपको काम करना है। अगर वो ड्राई कफ के साथ साथ भी अच्छा फील कर रहा है, वेट करिए, अपनी मेडिसिन के साथ बने रहिए। हो सकता है आपने एंटीमटार्ट की थोड़ी ज़्यादा डोज दे दी हो, तो उसकी पोटेंसीज कम करिए या फिर उसको वेट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, इवन आफ्टर सफिशिएंट प्रूफ ऑफ नंबर ऑफ कोरोना क्योर्ड फुल्ली, व्हाई होम्योपैथी इज नॉट गेटिंग द लिफ्ट ओवर द एलोपैथी? रंगाराव सर, आप बहुत सीनियर हैं, अभी आपसे को मैंने देखा, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं। सर देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही अनाउंसमेंट किया था आयुष के लिए कि आयुष अपना काम करती रहेगी। आयुष के साथ उन्होंने आयुर्वेद और योगा को जोड़ा, लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने पूरे आयुष को बोला था। अब होम्योपैथी वाले अपने आप को अलग मानने लगे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि आयुष में एच जो है वो सबसे बाद में है। और आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं जो ट्रेन के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो सबसे पीछे का डिब्बा होता है वो गार्ड का डिब्बा होता है, और बिना गार्ड के कभी भी कोई ट्रेन नहीं चलती। इवन जो गार्ड्स होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इंजन ड्राइवर्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एच बाद में आ रहा है तो हम लोग बहुत पीछे हैं। ये बस हमारे होम्योपैथी के लोगों की कमी है कि उन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया।
और जब गवर्नमेंट ने सब कुछ अलाउ किया था कि प्रिवेंशन के लिए ये मेडिसिन देनी है, तो सब लोग अपनी अपनी राय देने के लिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर आए। सब ने अपनी अपनी मेडिसिन बताई, सब ने अपने अपने केसेस बताए। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट इस सब बातों को देख रही थी कि जब ये अपने आप ही अपने मत में नहीं है, गवर्नमेंट का कहना नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम इनका सपोर्ट क्यों करेंगे। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, और जो लोग होम्योपैथी को अच्छी तरह जानते हैं वो लोग एलोपैथी से ज़्यादा होम्योपैथी को यूज़ करते हैं सर। आपने भी देखा होगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अभी शेयर कर रहा था कि कोरोना के मरीज में इतना डर हो गया है, इतना डर हो गया है कि उसको अगर कोई राख भी देगा ना, तो वो खाने के लिए तैयार है कि मेरा कोरोना नेगेटिव आ जाए। ये एक फ़ियर है, बहुत सारे लोगों में है। इवन होम्योपैथ्स भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत डर रहे हैं, अपनी क्लिनिक्स में नहीं जा रहे हैं, फिर भी बहुत डर-डर के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत डरे हुए नहीं हैं। होम्योपैथ्स भी डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी क्लिनिक बंद रखी। हम लोगों ने डे फर्स्ट से ही अपनी सारी क्लिनिक ऑन रखी, बिना डरे, बिना अच्छे से काम किया। और जहाँ तक एलोपैथी से ऊपर लाने का काम होता है सर, वो एक्चुअली रिसर्चर्स का काम होता है। एलोपैथी में रिसर्च बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसर्च के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी तक भी अपने किसी मदर टिंचर की फार्माकोलॉजी भी नहीं बता पाए हैं। तो हम लोग 1x, 2x, 3x तक तो कहाँ तक पहुँचेंगे। हम लोग 30 तक तो फार्माकोलॉजी जब बताएंगे जब हमें अपने 6x की पता हो, हमें 1x की पता हो। अभी तो हमें 1x की भी फार्माकोलॉजी नहीं पता है। फिर हमारी मेडिसिन हर एक पोटेंसीज में अलग अलग काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है। और जहाँ तक आप एलोपैथी या बाकी दूसरे सिस्टम से बात करते हैं, तो वहाँ पे मैंने जो पाया वो आपको बता दिया कि रिसर्च बेस्ड होता है सब कुछ। हमारे यहाँ पे जितने भी केसेस हैं, आपने जितने भी हमारे वेबिनार्स अटेंड करे हैं, इससे पहले भी सेमिनार्स अटेंड करे होंगे, सब ने ऐसा किया कि अपने अपने केसेस प्रेजेंट किए, लेकिन किसी ने भी बायोस्टैटिक्स के हिसाब से या रिसर्च के हिसाब से अपने केसेस, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेजेंट किए। सिर्फ बायोस्टैट ही ऐसी है जो हमारी होम्योपैथी को बचा सकती है, आगे ला सकती है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो किसी भी केसेस पे काम कर रहे हो तो बायोस्टैट के हिसाब से डाटा का कलेक्शन करें और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में मदद करें। एक और क्वेश्चन है परमजीत का, मार्केट्स में एलोपैथिक स्टोर पर कैम्फर 1M होम्योपैथिक कोविड प्रिवेंशन मेडिसिन चल रही है। सर मैंने बताया था कि कैम्फर किसने बताई, कोई अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बता दी तो लोग कैम्फर लेने लगे। ऐसा क्यों हुआ कि कैम्फर बताने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्यों हुआ कि सीबीए बताने की ज़रूरत पड़ी? हमने अपने डिपार्टमेंट की कही हुई बातें नहीं मानी। और आपको अगर किसी को आर्सेनिक नहीं देनी थी तो फिर आप कुछ भी देते हैं, आपको कौन पूछ रहा था? लेकिन आपने सोशल मीडिया पर डाल करके गवर्नमेंट को ये दिखा दिया कि हम लोग एक नहीं है, हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड हैं, हम लोग अलग अलग मेडिसिन बताएंगे और अलग अलग मेडिसिन देंगे। हमने भी ऐसा किया, लेकिन हमने किसी भी सोशल मीडिया पे ये नहीं कहा कि आप डलकामारा यूज़ करोगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि जैल्सिमिन यूज़ करेंगे। हमने आर्सेनिक एल्बम 30 पे भी काम किया, हमने आर्सेनिक एल्बम 200 पे भी प्रिवेंशन के लिए दी है, हमने एकोनाइट भी दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम ये जो भी डाटा है वो गवर्नमेंट को बताएंगे, सोशल मीडिया पे नहीं डालने हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने कैम्फर 1M को सोशल मीडिया पे डाला था उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों ने बाकी मेडिसिन डाली थी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। जब CCRH हमारी इतनी बड़ी बॉडी काम कर रही है और उन्होंने आर्सेनिक एल्बम को बताया था तो कुछ सोच समझ के बताया होगा। ये आपके अपने ऊपर निर्भर था कि आप देते या नहीं देते। तो परमजीत जी ये मेरी तरफ से ओपिनियन है। अब वो जो चल रही है वो तो आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में जो मीडिया है वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे। तो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में मैंने कैम्फर कभी नहीं दी और नहीं देने का कोई विचार रखता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को भी पता है कि कैम्फर क्यों निकली, कैसे निकली। मैं इसके बारे में कोई भी एग्री नहीं। हम जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर काम करते हैं और बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं। सर का फोन प्लीज।
सर का भी फ़ोन आया था, उनके वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद 2 से 3 मिनट सर ने वेट करने के लिए बोला है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना हम इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या हम लोग अभी जो डिस्कशन चल रहा था उस पे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। तो परमजीत जी, मेरी ओपिनियन यही है, और आप सब लोगों की भी क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप बताइए हमें चैट पे या किसी भी रूप में। कोरोना को लेकर के आपने हमें देखा होगा, डीएचएम ने शायद एक भी वेबिनार नहीं किया है, और अगर जो भी किया है वो अलग-अलग थीम्स पे किया है। मतलब हमने साइकियाट्रिस्ट को बुलाया, उन्होंने उनसे बात करी, लेकिन कोरोना पे हमने कोई मेडिसिन एक्सप्लेन नहीं करी, हमने कोई बहुत ज़्यादा केसेस एक्सप्लेन नहीं करे हैं। दूसरी बात ये कि जब तक कोरोना पे बहुत अच्छा काम नहीं हो जाता, हम लोग बायोस्टैट के हिसाब से केसेस नहीं दे पाएँगे, तो भी शायद बहुत बुरा हो जाएगा। ये ऐसा समय है हम लोगों के लिए जहाँ होम्योपैथी आगे चल कर के रिसर्च में बहुत आगे निकल सकती है, बशर्ते इस समय कोई रिसर्च कर रहा हो। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग भी इस समय कोविड पे काम कर रहे हैं, वो चाहे प्रिवेंशन को लेकर के या केसेस को लेकर के, बायोस्टैट के हिसाब से आप अपने केसेस को रिफाइन करिए, क्योंकि अगर आपने 4-5 हज़ार लोगों को प्रिवेंशन की मेडिसिन बाँट दी और उसका डाटा हमारे पास नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से वैसे के वैसे पीछे ही रह जाएँगे, जैसे अभी तक रहते आए हैं। क्योंकि हमारे पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं होता, हमारे पास ये कलेक्शन नहीं होता कि आज हमने आर्सेनिक एल्बम दी, तो हम 15 दिन बाद क्या फ़ॉलो-अप लेंगे, हम 21 दिन बाद क्या फ़ॉलो-अप लेंगे। कभी-कभी तो जब हम लोग प्रूविंग की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें प्रूविंग में भी आए होंगे। एक डिबेट हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि आर्सेनिक एल्बम 30 क्यों दी जाए, जब हमारे ऑलरेडी पेशेंट को कोई और मेडिसिन हमने दे रखी है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आप सब लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उस पे बहुत फ़ेथ रखते हैं जो आपने मेडिसिन दी है, तो आप आर्सेनिक एल्बम क्यों दे रहे हैं? ये आपकी अपनी चॉइस है। ये आपकी अपनी प्रक्रिया है कि आप उसको आर्सेनिक एल्बम ना दें। अगर आपको लगता है, आप उसको बताएँ कि आर्सेनिक एल्बम से भी ज़्यादा अच्छी हमने आपको दवाई दे रखी है। हमने ऐसे ही किया, हमारे बहुत सारे ऐसे केस थे जो रनिंग थे, जिन्होंने हमसे इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन माँगी। हमने ऑनलाइन वीडियोज़ पे हमने क्लिनिक बुला करके सबको सैटिस्फाई किया। एक भी केस ऐसा नहीं है जिसको हमने मना किया और उसने आर्सेनिक एल्बम अपने आप ली। कोई भी नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स की बातें ज़्यादा सुनेंगे लोग। आप बस एक्सप्लेन करने वाले होने चाहिए कि आप क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत सारे लोग उन्होंने ब्राइना पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि डाटा कलेक्ट करिए। अगर डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से पीछे रह जाएँगे। हम चाहे 1 लाख से ज़्यादा, हम चाहे 2-4 लाख प्रिवेंशन की मेडिसिन बाँट दें, डाटा नहीं हुआ, तो हम सब लोग ऐसे ही रह जाएँगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों की संख्या में प्रिवेंटिव मेडिसिन बाँटें। ज़रूरी है कि आप अगर 10 प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दे रहे हैं या 10 कोविड के केसेस भी देख रहे हैं, तो उन 10 केसेस को आप बहुत अच्छे से रिफाइन करिए। बस आप उनका डाटा कलेक्ट करिए, यही मेरी अपनी एक सलाह है। डॉक्टर अशोक प्रधान, थैंक यू, आप डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। सुनील कुमार जी का एक क्वेश्चन है, होम्योपैथिक मेडिसिन पर्टिकुलर किसी एक डिजीज पर वर्क नहीं करती, सिम्टम्स पर एक्शन करती है सर। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन डिजीज होती क्या है? डिजीज भी एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होती है। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग डिजीज का नाम दे देते हैं, एक ग्रुप ऑफ डिजीज को हम लोग सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिजीज पे काम नहीं कर रही। हो सकता है जब आपकी मेडिसिन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पे काम कर रही है, तो इसका मतलब डिजीज पे काम कर रही है। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिजीज है क्या, डिजीज है क्या, और एक्चुअल में हम लोग क्या ठीक कर रहे हैं। परमजीत जी का क्वेश्चन है, सर डाटा बायोस्टैटिक्स से करें या फिर केस सिम्टम्स और मेडिसिन का डाटा बनाना है। सर देखिए, बायोस्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारे सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, उसका रिपोर्टाइजेशन भी इंक्लूड होता है, और जो भी हमारे होम्योपैथिक प्रोसीजर्स हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। हर चीज़ का डाटा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जिनके पास अभी कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आप लिखिए कि एसिम्प्टोमेटिक था, हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन दी, वो 21 डेज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ, या 15 डेज तक, जो भी आपका एक प्रोटोकॉल है। तो ऐसे केसेस पे काम करिए। नोनीता अरोड़ा जी, हाउ टू कलेक्ट डाटा। मैम इसके लिए आपको बायोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ेगी बेसिकल। और आपने पूछा है, हैव टू इंक्लूड इन सपोज इन सोसाइटी इफ वी हैव गिवन आर्सेनिक एल्बम, हाउ टू फॉलो दैट। मैम देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप उनके पर्सनल नंबर, उनके बाकी सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लेके रखिए। जैसे हमने क्या किया है कि हर एक पेशेंट से एक फॉर्म साइन कराया है,
हमने उसको बताया है कि हम प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन दे रहे हैं आपको हमें इन्फॉर्म करना है कि 15 दिन बाद आपको कोई सिम्टम तो नहीं आ गया। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने स्टाफ के साथ ये सब शेयर कर सकते हैं। हमारी ऑर्बिट क्लिनिक का सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हम लोग हर 10 या 15 दिन पे अपने आप हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं और सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या हाल है। तो ये डाटा कलेक्शन का एक अपना एक तरीका होता है, सभी लोग अलग अलग डिफरेंट तरीके से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं भी परफेक्ट ना हूँ, लेकिन जितना मेरे को बायोस्टैट आती है, जितनी मेरे को केसेस लेना आते हैं, मैं ज़रूर इस पे काम कर रहा हूँ। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग ऐसे ही काम करें। डॉक्टर धवल पटेल एग्री करते हैं, थैंक यू। इनकी नेक्स्ट लाइन है, आई हैव गिवन माय मैनी पर्सन्स टू प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड ऑल देम नॉट सफरिंग विद कोविड सिम्टम्स। इवन आई एम कॉन्टैक्ट विद 4 to 5 कोविड पेशेंट, स्टिल आई एम हेल्दी ड्यू टू होम्योपैथिक मेडिसिन। सर आपको बता दूं कि मैं तो 17 केसेस से बिल्कुल सामने बैठ करके बात कर चुका हूँ और आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि आप सब लोगों को ठीक दिख रहा हूँ और ऐसे ही दिखता रहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि होम्योपैथी डॉक्टर्स या कोई भी आयुष का डॉक्टर शायद कम बीमार पड़े, और अगर बीमार पड़े तो शायद सीवियरिटी पे ना जाए। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सब लोग ठीक रहें, संभल के काम करिए, क्योंकि ऐसे वायरस पहले भी आए हैं, लेकिन इस वायरस के लिए कुछ बहुत अच्छा खासा प्रिवेंशन है। तो आप सब लोग भी प्रिवेंट होकर के चलिए, क्योंकि आप प्रिवेंट होकर के नहीं चलेंगे तो आपको दूसरे लोग भी कहेंगे कि आप क्यों नहीं प्रिवेंट हो रहे। जैसे आपको एक बात बताऊं कि मैं अभी शायद परसों अपना मास्क लगाना भूल गया और मैं अपने क्लिनिक तक बिना मास्क के पहुंच गया। वहाँ जब पेशेंट वेट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब निगाह से देखा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मुझे लगा हाँ यार मैं मास्क अपना भूल गया। तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, तो लॉकडाउन के बाद दौरान बहुत बार हुआ। और जितना लॉकडाउन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब जितना काम करने में मुझे मजा आया शायद किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि हमने अपने पूरे 5 क्लिनिक मैंने अकेले ने हैंडल किए और एक भी दिन की छुट्टी नहीं हुई है। बहुत आराम से काम किया है, हर एक पेशेंट को आराम से देखा है, सबको काउंसलिंग भी करी है। ऐसे भी पेशेंट आए जो बहुत डरे हुए थे, ऐसे भी पेशेंट थे जिन्होंने इस डर की वजह से अपने अंदर कोरोना जैसे सिम्टम पैदा कर लिए थे। वो सोच रहे थे कि हमें ऐसी खांसी आ रही है, हमें फीवर हो रहा है, डॉक्टर साहब देखो कि हमारा टेम्परेचर तो नहीं है, हमारा माथा गर्म हो रहा है, डॉक्टर साहब हमारी पल्स रेट देखो। ऐसे बहुत सारे लोग आए और शायद 6 लोग ऐसे थे जिनको मैंने सिर्फ एकोनाइट 200 की एक डोज दी है। अगले दिन वो सब मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत रिलैक्स्ड है, अब मेरे को टेम्परेचर भी नहीं है, जबकि उस समय भी नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि वो एक फियर था, उनको कोई सिम्टम नहीं था, उनका टेम्परेचर भी हाई नहीं था, उनका थ्रोट भी नॉर्मल था, सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन एकोनाइट ने बहुत अच्छा काम किया। इन 6 के 6 केसेस ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये मेरी फेवरेट रेमेडी है एकोनाइट के बारे में। और जब कभी हम एकोनाइट के एक्यूट के बारे में पढ़ते हैं तो सभी लोग ये जानते हैं कि 24 आवर के अंदर एकोनाइट देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा हूँ जो 3-3, 4 साल बाद भी एकोनाइट के सिम्टम लेके आ रहा है, तब भी मैं एकोनाइट देता हूँ और वो ठीक होते हैं, बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। बस आपको एकोनाइट को समझना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि एकोनाइट सिर्फ एक्यूट में काम करे, क्रोनिक में भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रणव जी यहाँ से सभी कुछ क्लियर है, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए। जी डॉक्टर वीपी सिंह सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा तो एक बात है, आपने बहुत बढ़िया बात की डॉक्टर साहब। एक्चुअली कोविड के जो केसेस होते हैं हम उसको कोविड नाम दे ही क्यों। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो अपनी एक इस पीरियड में जो देखा है उसमें चाइना और नेट्रोम्यूर का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुबह को जब उठते हैं ना तो उठा नहीं जाता, पैरों की जान जैसी निकल जाती है। तो सुबह के टाइम में 11 बजे तक जो नेट्रोम्यूर का जो एक्शन है बहुत अच्छा ट्रिमेंडस एक्शन जो है नेट्रोम्यूर का मिला है। दूसरी बात कहते हैं कि मन नहीं करता खाने के लिए, उसमें आफ्टर दोपहर के जो है चाइना का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। बात वही आ जाती है फिर इंडिविजुअलाइजेशन की, कि उसमें पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन, डॉक्टर इंडिविजुअलाइज हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे डॉक्टर दीपक ने कहा है कि उन्होंने जो फ्रेंकली पेशेंट को देखा है,
मैं भी देखता हूँ पेशेंट को, लोग कहते हैं कि साहब के डॉक्टर्स ने लाइन बना रखी है कि वहां से देखो, तो मैं कहता हूँ वहां दिखाने क्यों जाते हो तुम? जब पेशेंट डॉक्टर हाथ लगा करके नहीं देखेगा तो कैसे हम जज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? और आधा पेशेंट तो तभी ठीक हो जाता है जब उसके इंटरेक्शन में आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जो होना वो तो होगा, डॉक्टर को भी होगा, उसको भी होगा। तो जो कम से कम जिसके लिए आप तुम बने हो, जिसके लिए पैदा हुए, कम से कम वो तो काम करो तुम। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो है डॉक्टर जब आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको तरीके से देखें, तरीके से दवाई दें। अभी तो क्या है कि थोड़े दिन बाद में हमें जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करने में जो मुश्किल और परेशानी आएंगी, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि नाउअडेज मैक्सिमम पेशेंट आर्सेनिक ले चुके हैं और वो इतने हैबिट हो गई है उनको कि अगर आर्सेनिक एल्बम लिखा है, आर्सेनिक एल्बम 30 CH नहीं लिखा है तो वो मेडिसिन को नहीं लेंगे। अगर वो मांगते हैं तो आप चाहे आर्सेनिक एल्बम दे दें, चाहे आर्सेनिक 30 CH दे दें, कुछ भी दे दें। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू क्रिएट द फेथ इन द पेशेंट एंड पेशेंट बिलीव ऑन डॉक्टर। ये सबसे बड़ी बात है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे इन केसेस में एक पेशेंट सिर्फ नेट्रोमेर 1 mg से ठीक हुआ है, बहुत बढ़िया से ठीक हुआ। पूरे हमने 14 दिन तक एक भी सिर्फ क्वारंटीन में रखा घर पे और एक भी मेडिसिन रिपीट नहीं करी, बहुत बढ़िया ठीक हुआ है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप ये हम थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लें। और जहाँ तक बात है, देखिए वायरस है, कोई भी वायरस है, सबके लिए ये लागू होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करो। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, हर एक वायरस, जितने भी फ्लू वाले वायरस हैं सभी के लिए ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा है, हमें नहीं पता। हमारे पास एक पेशेंट ऐसा भी आया जिसने हमें आया और उसने बताया कि मैं सर लीवर सिरोसिस का मरीज हूँ, और मैं अपने जिस डॉक्टर को दिखाने गया वो मुझसे 8 फुट की दूरी से बात कर रहे थे। मैं उनसे कहता गया कि सर आप मुझे देख लो, मुझे सुन लो। उन्होंने नहीं सुना, 1000 रुपये फीस भी ली। और जब हमारे पास आया तो मैंने कहा आप आराम से बैठो, बताओ। बहुत जल्दी ठीक हुआ, कम से कम सिम्टम्स में तो रिलीफ आ ही गया। तो ये ज़रूरी है कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि इस समय ग्लोबल इशू है। अगर आप में से कोई भी इन्फेक्ट हो जाता है तो ये पूरे समाज के लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बहुत आराम से प्रैक्टिस करते रहो। और भी मैं सवाल परमजीत जी का, सर जब कोविड सिम्टम्स मेडिसिन सेलेक्ट हो जाए उसके बाद कितनी बार रिपीट करना चाहिए? सर ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक आदमी पूछता है, मैंने आपको बता दिया। ये आप फिजिशियन है, आप डिसाइड करो, 1 देनी है, 2 देनी है, 4 देनी है, सब आपके ऊपर है। आपको लगता है कि सिर्फ 1 ही डोज देनी है, बहुत है। हेलो। चटर्जी सर का फोन आया है अभी और वो बता रहे हैं कि उनका कंप्यूटर हैंग हो गया है, और मुझे लगता है सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेते हैं तो कंप्यूटर को तो हैंग होना ही है। तो जितने भी साथी हैं, जिज्ञासा आप कुछ कहना चाहती हैं? उसके बाद डॉक्टर संगीता मिश्रा हैं, आपने हैंड रेज किए हुए हैं, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। दोस्तों जहाँ तक एफोरिज्म 3 की बात थी तो सॉरी, या इंटरनेट की दिक्कत है सर की तरफ से। मुझे पता है कि वो इंटरनेट की दिक्कत है, क्योंकि माइक वगैरह सब सर हैंडल कर लेते हैं अच्छा सा। और कल हम लोग इसी टाइम मिलेंगे 9 बजे, सेम लिंक रहेगा, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, और देखते हैं सर हमें और क्या बताते हैं। हालांकि मैंने आपको इफ के बारे में बता दिया कि इफ जो है वही एक बहुत बड़ी टर्म एंड कंडीशन है। सर जी सर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे 9711153617 पर या dhmdelhi@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। जो भी लोग भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो लोग dhma.in पर जा करके मेंबरशिप का फॉर्म भरें। जो भी जरूरी स्टेप्स हैं वो फिलअप करिए। आपकी मेंबरशिप अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अप्रूव होने के बाद आपको जरूर हम लोग अपने वेबिनार्स में या अपने CMEs में जरूर बुलाएंगे।
और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसकी मेंबरशिप लेंगे। नवनीता जी, एक क्वेश्चन और है आपका शायद। सर, हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ अर्टिकेरिया विद हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? इसके बारे में मैम हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोगों को सोने का भी टाइम है, सबकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है हमें। आज हमने सुबह योगा पे भी शो किया था, उसमें हमने सीखा कि सुबह जल्दी उठना है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है, योगा भी करना है। तो इसके बारे में हम कल या परसों जरूर बात करेंगे अगर टाइम मिला तो आप सब लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी देर तक आप लोगों ने वेट किया, मुझे सुना। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो जरूर मुझे बताइएगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो भी मुझे जरूर बताइएगा। अगर गलत बोला हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।